हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में हम IB ACR का जो एग्जामिनेशन हुआ था टीयर 2 का 8 जनवरी को उसे डिस्कस करेंगे। टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस का लेवल ठीक है। जो लोग मेंस की प्रिपरेशन करते हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करके जाएं। ठीक है, ICR का लेवल सीजीएल से थोड़ा सा ऊपर ही रहता है, बट कंसेप्ट वही होते हैं। तो आपने SSC सीजीएल की तैयारी की होती है तो आप ICR के भी सारे क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। यहाँ पे कुछ अच्छे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये पूरी वीडियो देखिएगा, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लास्ट में जब पूरा सेशन कंप्लीट हो जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि 25 में से कितने क्वेश्चंस आप खुद से सोल्व कर पाए। ठीक है, बाकी यहाँ पे एग्जाम में टाइम कंस्ट्रेंट ज्यादा होता है तो उस टाइम पे सोच पाना, क्वेश्चन को टाइमली सोल्व कर पाना थोड़ा और ज्यादा मुश्किल बन जाता है। जबकि हम नॉर्मल जब हम पेपर को सोल्व करते हैं तो थोड़ा सा इजी लगता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में यही क्वेश्चंस अगर पूछे जाएं, चाहे सीजीएल मेंस में भी अगर इस तरह का पेपर आ जाए तो एस्पिरेंट को काफी दिक्कत हो सकती है। तो सारे चीजों को हम देखेंगे किस तरीके से हमें सोचना है एग्जाम में और क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं, 25 में से ये मान के चलिए कि 5 से 6 क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है, बाकी क्वेश्चंस एवरेज हैं, डुएबल हैं। ठीक है, लेकिन वही है, वो 4 से 5 क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में अच्छे आ जाते हैं तो वे पेपर के लेवल को डिफिकल्ट बना देता है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। बाकी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं, और बाकी बहुत सारी फ्री प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं जो आप देख सकते हैं। ठीक है, और हर महीने ऑफिसर बैच के लिए टारगेट ग्रुप स्टार्ट होता है जिसमें कंप्लीट गाइडेंस और आपको बताया जाता है किस किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, कैसे कैसे कोर्स को कवर करना है, एग्जाम के हिसाब से कब टेस्ट देने हैं, क्या क्या करना है, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। और कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा SSC एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। इसमें हिंदी भी ऐड हो गई है, शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफर के लिए भी जल्दी इस कोर्स के अंदर ऐड कर दी जाएगी। तो बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर ऐड करते जा रहे हैं जिससे कि SSC का कोई भी एग्जामिनेशन हो आपको कोई भी दिक्कत ना आए, और मेन फोकस तो हमेशा सीजीएल पे रहता ही है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, कहता है हमारे पास एक 5 डिजिट का नंबर है 10A5A, ये एग्जैक्टली डिविजिबल है इन सभी नंबर से। तो हमें बताना है A की वैल्यू क्या हो सकती है। अब इसे हमें किस तरीके से सोचना है, एक तो तरीका ये होगा कि मैं एलसीएम बनाऊं, इन सब का एलसीएम लूं और फिर देखूं कि इसके आसपास कौन से नंबर बन सकते हैं, वो बड़ा लंबा मेथड हो जाएगा। एग्जाम में हम इस तरीके से नहीं सोचेंगे। हम एग्जाम में हम क्या देखेंगे, इंडिविजुअल नंबर को देके देख लो। जैसे कि अगर यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2, 3, 4, 6, 8, 9, ये सारी की सारी वैल्यूज मुझे यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे भी A है और यहाँ पे भी है, तो लास्ट की 2 डिजिट को यूज करते हुए क्या ऐसा कोई नंबर है यहाँ पे जिससे डिविजिबिलिटी रूल स्टेब्लिश हो पाए। तो आप कहेंगे सर यस। अगर मैं यहाँ पे 4 से देखूं तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट मेरी क्या होनी चाहिए, 4 से कटनी चाहिए। अब 4 से अगर डिविजिबिलिटी लगाऊंगा मैं, तो आपको पता है 4 की टेबल में आता है 52, 56, और कोई नंबर तो आएगा नहीं जहां पे आपका 10th प्लेस पे 5 हो और यूनिट प्लेस पे कोई और हो। तो मुझे ये चीज समझ में आई कि जो मेरा आंसर होगा उसके लास्ट डिजिट पे क्या होगा, या तो 2 होगा या फिर 6 होगा, इसके अलावा कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो 8 और 4 तो वैसे ही नहीं आ सकता। आगे मैं नंबर्स देखता हूं। अब मेरे लिए देखो काफी चीजें सिंप्लीफाई हो गई, मुझे पता है इन दोनों डिजिट में से एक आएगा। बाकी मुझे यहाँ पे 9 भी दिख रहा है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी हमें पता है कि जो सम ऑफ डिजिट है वो क्या होनी चाहिए, 9 से कटनी चाहिए। अगर मैं इसकी सम ऑफ डिजिट करूंगा तो ये क्या आएगा, 5 और 1 6, 6 प्लस 2 है, ये किससे कटना चाहिए, 9 से। अब A का मान मुझे पता है या तो 2 होगा या 6 होगा। अगर 2 रख दूं यहाँ पे तो 6 प्लस 4 10 आ जाएगा जो कि 9 से नहीं घटेगा। अगर मैं 6 रख दूं तो 6 प्लस 2 इंटू 6 12, ये आ जाएगा 18, ये 9 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, 6। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बहुत आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। तो हमें यहाँ पे अपना माइंड खुला रखना है। कोई भी पेपर आप मैथ्स का दो, देखो दिक्कत क्या होती है, जो बिगिनर्स होते हैं वो एग्जाम में जाके क्या करते हैं, पैनिक कर जाते हैं। ठीक है, मैथ्स में। ठीक है, पैनिक नहीं करना है आपको, बिल्कुल शांत इस तरीके से सोचते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। ज्यादा जल्दबाजी करोगे गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो, समझो कि क्या करना चाहिए और अपना आंसर निकालो। अगर एक बार की में पढ़ के लग रहा है मुश्किल है तो लास्ट के लिए छोड़ दो। अब जैसे क्वेश्चन में कहता है विकास gave 3 examinations, the respective ratio of marks obtained by him in 3 examinations is 3:5:6। ठीक है, विकास ने 3 एग्जाम दिए, तीनों के अंदर उसके जो मार्क्स आए उसका रेशियो हमें दे रखा है। तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर जो मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं उसका रेशियो भी हमें दे रखा है 5:7:8। टोटल उसने 50% मार्क्स स्कोर किए। तो हमें बताना है
कि कितने एग्जामिनेशन में उसने 50% से ज्यादा स्कोर किया। अब ध्यान से देखिएगा इस तरह के सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे। मैं मान लेता हूं उसके 3 सब्जेक्ट्स हैं A, B एंड C, ठीक है। उसमें मैक्सिमम स्कोर जो किया जा सकता है वो कितना दे रखा है, 5:7:8। विकास ने कितना स्कोर किया, विकास का जो इंडिविजुअल स्कोर हैं, ठीक है, इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स में उनका रेशियो दे रखा है 3:5:6। और ये भी कहा गया है कि जो टोटल मार्क्स हैं विकास ने कितना स्कोर किया है, 50%। मतलब अगर टोटल 2 नंबर का पेपर होगा सारे सब्जेक्ट्स का मिला के, तो विकास ने कितना किया है, 1 स्कोर किया है। तो हमें टोटल और विकास के स्कोर के बारे में पता है, और हमसे यह पूछा गया है कितने सब्जेक्ट्स में विकास ने 50% से ज्यादा स्कोर किया, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर हम ऑप्शन से जाएं, इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से तो कराऊंगा ही, आप एक चीज बताइए, जब वो एवरेज में विकास ने 50% स्कोर किया है, तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे रहे होंगे जिसमें उसने 50% से ज्यादा स्कोर किया होगा, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिसमें 50% से कम स्कोर किया होगा, तभी तो एवरेज 50 बना होगा। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तीनों सब्जेक्ट में उसने 50% से ज्यादा स्कोर किया हो। तो ये वाला ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रहा कैसे सोल्व करना है। दूसरी चीज, ये भी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होगी कि तीनों सब्जेक्ट में उसने एग्जैक्टली 50% स्कोर किया, है ना। अगर तीनों सब्जेक्ट में एग्जैक्टली 50% स्कोर करता तभी तो उसका 50% बनता, और तब जाके हम कहते कि किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है उसने 50% से ज्यादा स्कोर किया। तो इसकी भी चांसेस बहुत कम है 0 होने के। तो जो भी मेरा आंसर आएगा या तो 1 होगा या 2 होगा। अगर मैं ऑप्शन से जाता तो ये चीज मैं कर सकता था, ऑल्दो इसकी नीड नहीं है, हम बेसिक से भी करेंगे तो मुश्किल सवाल नहीं है। आप ध्यान से बस समझिएगा कंसेप्ट को। क्या इतना पार्ट क्लियर हो गया? जनरली जब हम इस तरह के सवाल करते हैं, मैक्सिमम केसेस में ये होता था कि हम क्या मान लेते थे, मैक्सिमम स्कोर को इसे मान लिया 500, इसे 700 और इसे 800, टोटल स्कोर निकाल लिया, फिर विकास का टोटल स्कोर मान लिया, फिर इससे कंप्यूट करके हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते थे। वो कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, उससे बेटर, क्योंकि वहां पे डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू चली जाएंगी। मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से करना है हैंडल, और फ्यूचर में सिमिलर टाइप का कोई और क्वेश्चन आएगा तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी करने में। आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि टोटल स्कोर और विकास के स्कोर का रेशियो हमें दे रखा है, विकास के टोटल स्कोर और टोटल एग्जाम्स के स्कोर्स का। तो यहाँ पे विकास का टोटल स्कोर का रेशियो कितना है, 6, 5, 11 और 3, 14 रेशियो। सभी सब्जेक्ट्स के टोटल स्कोर का रेशियो कितना है, 20 रेशियो। ये एक्चुअली में यहाँ पे 20:14 है, और होना कितना चाहिए, 2:1। तो रेशियो को इक्वेट करना पड़ेगा। रेशियो को इक्वेट करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसे और इसे इक्वल बना लेते हैं। तो ये 20 है, ये 14 है, एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा 20 और 14 का, ये आ जाएगा मेरे पास 140। तो इसका मतलब मुझे इसमें सभी रेशियोज में 10 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें सभी रेशियोज में 7 से मल्टीप्लाई करना है। अब क्या हो गए, मैंने कहा टोटल सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स का सम भी इतना हो गया और विकास के सभी सब्जेक्ट के मार्क्स का सम भी बराबर हो गया। लेकिन एक्चुअली में क्या था, ये था 2:1। तो इसे मुझे इसका 2 गुना करना पड़ेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और इसमें 1 से मल्टीप्लाई। क्या अब सारे रेशियो मेरे मेंटेन हो चुके हैं? हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे जो कॉमन चीजें आ रही हैं वो इधर काट भी सकते हैं, इसमें और इस पार्ट वाले पार्ट में। 2 से आप चाहें तो इस 10 को काट देंगे तो 5 आ जाएगा। बात वही है, क्योंकि अभी आगे रेशियो में करेंगे तो भी हमारे पास वही चीज आएगी। चलो मैं आपके लिए काट नहीं रहा क्योंकि बिगिनर्स हो सकता है कंफ्यूज कर जाए इसमें। तो ध्यान से देखिएगा, 7 × 2 14 से मल्टीप्लाई करना है 5 में, तो ये आ गया 70। 14 × 7 कितना हो जाएगा मेरे पास 98, और 14 × 8 कितना हो जाएगा मेरे पास 112। यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये है 30, ये है मेरे पास 50 और ये है मेरे पास 60। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के अंदर मैक्सिमम स्कोर कितने हैं और विकास का स्कोर इतने 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 हैं। कितने सब्जेक्ट में उसने 50% से ज्यादा स्कोर किया, यहाँ पे 50% इसका कितना होगा 35 से कम है तो ये नहीं इंक्लूड होगा। इसका 50% कितना होगा 49 से ज्यादा है ये इंक्लूड होगा। इसका 50% कितना है 56, ये है 60, ये भी इंक्लूड होगा। तो 2 सब्जेक्ट ऐसे हुए जिसके अंदर विकास ने क्या करा 50% से ज्यादा स्कोर किया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया। बेस्ट तरीके एग्जाम में करने का यही है क्वेश्चन। चलूं अगले सवाल पे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, मुझे एक नंबर दे रखा है, ये कितने डिजिट्स का 50 डिजिट्स का। हमें बताना है कि सबसे छोटा नंबर n में क्या ऐड कर दूं जिससे कि ये किससे डिविजिबल हो जाए 11 से। 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम सबको पता है, ओड प्लेसेस पे डिजिट्स जो होती हैं उनसे
अगर इवन प्लेसेस की डिजिट्स के सम को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, वो जो नंबर बने वो 11 से कटना चाहिए, है ना। तो हम कहते हैं ओड प्लेसेस की डिजिट्स का सम, इवन प्लेसेस की डिजिट्स का सम, जो ये वाली वैल्यू आए मॉड्यूलस में, ये 11 से अगर कट जाए तो नंबर 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। 11 से डिविजिबल कब हो सकता है, ये 0 बन जाए, 11 बन जाए, 22 बन जाए, 33 बन जाए ऐसे, या फिर माइनस में 11 बन जाए, माइनस में 22 बन जाए, तब भी मेरे पास ये नंबर 11 से डिविजिबल रहता है। ये हमें रूल पता है। अब इस रूल को यूज करते हुए देखें, ये नंबर 50 डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, 1 2 3 4 7 6 9 0 ऐसे जा रहा है। तो स्टार्टिंग की 10 डिजिट ये हो गई, फिर 10 डिजिट ये हो गई, ये ऐसी रेप्लिका होता रहेगा। तो पहले 10 डिजिट को अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, फिर आगे यही रिपीट होंगी 10 डिजिट, फिर आगे यही 10 डिजिट रिपीट होंगी, फिर आगे यही 10 डिजिट रिपीट होंगी, 40 डिजिट तो ये हो गई मेरी, और फिर आगे दोबारा 10 डिजिट यही रिपीट होंगी। होंगी या नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। तो लास्ट डिजिट 50th नंबर की डिजिट क्या होगी, अगर मैं लास्ट में दोबारा से ये चीज सारी लिख दूं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 यही आएगा मेरे पास। हमें बताना है इस नंबर में क्या नंबर ऐड कर दूं कि 11 से कट जाए। तो अब जो नंबर ऐड करना है मुझे, यहाँ 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं, इनमें से कोई ऐड करना पड़ेगा। तो 0 भी नहीं है तो मैं मान लेता हूं जो नंबर मुझे ऐड करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा x ऐड। जैसे ही मैं नंबर x को ऐड करूंगा, सिंगल डिजिट के सारे नंबर्स हैं, तो ये 0 की जगह कौन ले लेगा, आप कहेंगे सर 0 की जगह ले लेगा x। अब ये नंबर मुझे 11 से डिविजिबल बनाना है, तो कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर मैं इधर से देखना स्टार्ट करता हूं, ओड प्लेसेस की डिजिट्स का सम करेंगे और उसमें से इवन प्लेसेस की डिजिट्स के सम को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 में से 2 को घटाऊंगा -1, -1 हम ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आप सारे एक साथ कर लेते 1 3 5 7 9 और फिर इधर सम करते और सब्ट्रैक्ट करके निकालते, या फिर इंडिविजुअली मैं एक एक करके ऐसे भी ले सकता हूं। 1 में से 2 को घटाया, 3 में से 4 को, 5 में से 6 को, 7 में से 8 को और 9 में से 0 को। ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, -1 सिंपल है मेरे लिए, और यहाँ पे आएगा 9। तो इन सबको सम करूंगा तो पहले 10 डिजिट में मेरे पास क्या बच रहा है, मेरे पास बच रहा है 5। ऐसे यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है, 5 बचेगा प्लस में, फिर मेरे पास प्लस में 5 बचेगा, और यहाँ पे भी प्लस में 5 बचेगा। और यहाँ पे जब मैं लास्ट में आऊंगा, क्योंकि यहाँ पे 0 को मैंने x से रिप्लेस कर दिया है, तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे 9 - x, क्या बचेगा 9 - x। ध्यान से करना है, कोई गलती नहीं करनी। तो ये मेरे पास इन सबको सम करूंगा तो ये वाली वैल्यू क्या बनेगी 5, और यहाँ पे -x। ये वैल्यू मेरी 11 से कटनी चाहिए, तो ये क्या हो गया 25 - x। ये किससे कटना चाहिए, 11 से। तो x का मान क्या रख दूं कि 11 से कट जाए, आप कहेंगे सर 3 रख दोगे, तो ये बन जाएगा 22, जो कि 11 से डिविजिबल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। आई होप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है क्वेश्चन किस तरीके से करना था। कोई इसलिए मिस्टेक नहीं करनी, बड़े ध्यान से करना है। कुछ लोगों ने हो सकता है इसका आंसर 8 निकाल दिया, उन्होंने जल्दबाजी में गलती कर दी, यहाँ पे उन्होंने 0 रखा, यहाँ पे 25 निकाला, और उन्होंने 25 में कुछ ऐड कर दिया कि क्या ऐड करें कि 11 से कट जाए, वो 8 ऐड कर दिया। वो गलत हो जाएगा, क्योंकि नंबर हमें इसमें ऐड करना है, और ये जब हम 0 में ऐड करेंगे तो ये वाली जो लास्ट डिजिट है वो चेंज हो जाएगी मेरी। इस चीज का ध्यान रखना। तो मतलब लास्ट डिजिट यहाँ पे फिक्स नहीं है, सिली मिस्टेक नहीं करनी। अगला सवाल बड़ा सिंपल सा सवाल है, ये कहता है कि एक सेम बुक डिफरेंट शॉप्स पे बेची जाती है, ठीक है, उसका मार्क्ड प्राइस और सक्सेसिव डिस्काउंट्स नीचे दे रखे हैं। तो हमें बताना है कि किस ऑप्शन में बुक का प्राइस सबसे कम होगा, ठीक है। अब देखो पहला ऑप्शन है कि हमने 10% का और 15% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया और एमआरपी है 400। फिर दूसरा है मेरे पास 10, 10, 5 का मैंने सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, एमआरपी है 400। तीसरा है मेरे पास 12.5 और 12.5 का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, एमआरपी है 320। चौथा है 25% का डिस्काउंट दिया, एमआरपी है 300। मुझे यह बताना है कि किस दुकान पे सबसे सस्ती बुक मिलेगी। तो सबसे सस्ती के लिए सबसे पहली चीज तो हम ये देखेंगे भैया एमआरपी जिस पे कम होगा उसके सबसे ज्यादा चांसेस होंगे कि सबसे कम मिले। तो एक तो चीज हमें देखनी है एमआरपी, और दूसरी चीज हमें देखनी है डिस्काउंट, ठीक है। सबसे पहले मैं एमआरपी से स्टार्ट करता हूं कि एमआरपी भैया सबसे कम किस पे मिल रहा है, चारों में से सबसे कम एमआरपी है 300, तो इस पे ही चेक करेंगे। और उसके बाद डिस्काउंट भी अगर मैं देखूं, देखो इस पे फ्लैट 25% डिस्काउंट है, इस पे 2 कॉम्बिनेशन बना के 25 बन रहा है, इस पे 3 कॉम्बिनेशन बना के 25 बन रहा है, और इस पे 2 कॉम्बिनेशन बना के 25 बन रहा है।
हमें यह पता है कि सिंगल 25% का जो डिस्काउंट होता है वो ज्यादा होता है किससे, अगर किसी 2 या 3 पार्ट को मिला के उनके समेशन से 25 बने। क्यों? क्योंकि जब हम सक्सेसिव करेंगे तो अगर ए और बी जैसे 10 और 15 का मिला के डिस्काउंट दिया जा रहा है तो इसका नेट डिस्काउंट क्या बनता है, ए प्लस बी माइनस ए बी डिवाइडेड बाई 100। तो ये घट जाता है थोड़ा सा। तो जैसे जैसे सक्सेसिव में चीजें आएंगी तो हमारा और ज्यादा घटता हुआ चला जाएगा, है ना। तो यहां पे हमारे पास वैल्यू क्या आती है, जो सिंगल डिस्काउंट होता है, अगर समेशन किसके बराबर है तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट हमें सिंगल पे मिलता है। तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी, भैया डिस्काउंट भी सबसे ज्यादा इसी पे मिल रहा है और एमआरपी भी सबसे कम इसी पे है, तो सबसे सस्ती बुक इसी पे तो मिलेगी, मुझे निकालने की भी जरूरत नहीं है, एक भी केस को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन डायरेक्टली ऑप्शन से किया जा सकता है। आप देखेंगे 300 पे अगर मैं 25% का डिस्काउंट दे दूंगा, मतलब 75% पे बेचूंगा, तो 3/4 करा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 225। सबसे सस्ती बुक इसी पे बेची जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है कि 20 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज एज है 26 ईयर्स। 2 स्टूडेंट ग्रुप को छोड़ के चले जाते हैं और एक नया स्टूडेंट ग्रुप को ज्वाइन करता है। जो नया एवरेज बनता है वो बन जाता है 25 ईयर्स। 2 लोगों ने छोड़ा था, उनमें से एक स्टूडेंट की एज तो 30 ईयर्स थी और एक स्टूडेंट जो नया ज्वाइन करता है उसकी एज है 21 ईयर्स। तो हमें बताना है एज ऑफ द स्टूडेंट वो लेफ्ट द ग्रुप। जब भी इस तरह का लंबा चौड़ा सवाल होता है, बेसिक यूज करेंगे एवरेज का और आंसर निकाल सकते हैं। एवरेज का बेसिक क्या कहता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को आप इक्वल कर दो और जो जब चेंज आता है तो हम फाइनल जो सम होता है उसे इक्वल करते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या था, 20 स्टूडेंट थे, उनकी एवरेज एज 26 थी, तो सम ऑफ एज कितना हो जाएगा, 20 इंटू में 26। अब 2 स्टूडेंट छोड़ के जा रहे हैं, तो पहले 20 स्टूडेंट थे, अब 2 छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, और एक नया स्टूडेंट ज्वाइन भी कर रहा है, तो टोटल कितने हो गए मेरे पास स्टूडेंट, 18 + 1 दैट इज 19 स्टूडेंट्स हैं। जो 19 स्टूडेंट्स हैं इनका नया एवरेज बन गया मेरा 25। तो फाइनली नया एवरेज आया 19 इंटू 25, नया एवरेज है, तो सम आ गया 19 इंटू में 25। पहले यहाँ पे 20 लोगों का सम है, यहाँ पे 19 लोगों का सम है फाइनली। अगर मैं आगे देखूं तो जो बच्चे छोड़ के गए थे 2, उनमें से एक की एज रखी है 30, तो ये छोड़ के चला गया तो इसकी एज कम हो जाएगी। दूसरे बच्चे की एज निकालनी है, तो मैं मान लेता हूं उसकी एज रही होगी x, तो वो भी इसमें से घटेगी। और एक बच्चा जो ज्वाइन करता है उसकी एज है 21, तो ये आ गया 21। तो ये मेरे पास फाइनल जो अब जितने बच्चे हैं उनकी एज का सम आ गया, और इधर भी फाइनली 19 बच्चे हैं, उनका एवरेज एज इतना है, तो ये भी सम है। क्या सोल्व करके आंसर बता सकते हैं, बता सकते हैं। ये हो गया 520, 480, 511, 511 माइनस x, ये किसके बराबर आ गया, 475 के, और मेरे पास x का मान कितना आ गया, 36। क्वेश्चन हो गया सोल्व। आई होप सभी लोगों को क्लियर है। चलते हैं अगले सवाल पे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास एक सिटी के अंदर 70% रजिस्टर्ड वोटर्स पार्टी ए के हैं, पार्टी ए के सपोर्टर्स हैं, और बचे हुए पार्टी बी के सपोर्टर्स हैं। तो मैं कह सकता हूं पार्टी ए और पार्टी बी के सपोर्टर्स, यहां पे 70% है और यहां पे कितने हैं रिमेनिंग, तो 30% रहे होंगे। आगे कहते हैं असेंबली इलेक्शन होते हैं, पार्टी ए के 60% सपोर्टर्स और पार्टी बी के 30% सपोर्टर्स कैंडिडेट एक्स को वोट करते हैं, तो एक्स को कितने परसेंट वोट मिले होंगे। तो मैं कहूंगा कैंडिडेट एक्स की बात करें, पार्टी ए से कितने 60% और पार्टी बी से मिल रहे हैं 30%, तो कितने परसेंट टोटल होंगे। आप कह सकते हैं सर एक काम करता हूं मैं, पार्टी ए के मैं मान लेता हूं पार्टी ए के सपोर्टर्स हैं 70 लोग और पार्टी बी के सपोर्टर्स हैं टोटल मेरे पास 30 लोग, टोटल कितने हो गए कैंडिडेट्स जो सपोर्ट या ना सपोर्ट कर सकते हैं, वो हो गए 100। हम देखें यहाँ पे पार्टी ए के 60% लोग कैंडिडेट एक्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कितने सपोर्ट कर रहे होंगे, 70 का 60% 42 आ जाएगा, 30 का 30% 9 आ जाएगा, तो कैंडिडेट एक्स को कितने सपोर्ट करने वाले टोटल कैंडिडेट्स हो गए 51 हो गए। कितने में से 100 में से, तो कितने परसेंट हो गए 51% हो गए। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। चल युक्ता कह रहे हैं सर ये क्वाड्रिलेटरल 4 इक्वल रेक्टेंगल्स में स्प्लिट है, किसने कहा आपसे 4 इक्वल रेक्टेंगल्स में, 4 इक्वल रेक्टेंगल्स में होते तो चारों का एरिया बराबर नहीं होता, वो तो फिगर बना रखी है, फिगर रैंडम बना रखी है एग्जामिनर ने, उनका एरिया अलग अलग दिख रहा है, इसका मतलब वो रेक्टेंगल्स इक्वल नहीं है चारों। क्वेश्चन है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का, ये आसान सा क्वेश्चन है,
ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सोल्व करेंगे। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे 9 और 36 दे रखा है, सबसे अंदर वाले ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, तो ये मेरे पास 1/4 आ जाएगा, ये 1/5 आ जाएगा, है ना। एलसीएम लूंगा इसका 5 और 4 का, तो 20 आ जाएगा, 5 - 4 ये आ जाएगा 1। फिर यहाँ पे 15/6 है, अगर इसे भी काट दूं, सिंप्लीफाई कर दूं, तो मेरे पास ये कितना आएगा, 3 से कटेगा 5 और ये आएगा 2। ऐसे ही यहाँ पे ये वाला भी फ्रैक्शन में 1/2 आ जाएगा, इसे भी सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 9/4 आ जाएगा। चलो अब यहाँ पे मेरे पास 1/20 है, यहाँ पे 5/2 है, ये माइनस में है, फिर मेरे पास यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे मेरे पास 9/4 है। इसे सिंप्लीफाई करना है, 20 एलसीएम ले लूंगा इसमें, तो मेरे पास यहाँ पे 50 बन जाएगा, ये 50 - 1 49 आएगा, और ये 1/2 है क्योंकि ये डायरेक्ट ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास 9/4 है। तो ये 49/40 एलसीएम ले लूंगा तो 40 आ जाएगा, यहाँ पे 90 - 49 ये आ जाएगा 41। क्लियर है क्वेश्चन सभी लोगों को? चले आगे। एग्जामिनर ने बस क्या कर रखा है, मिक्स करके वैल्यू दे दी, यहाँ पे काट के नहीं दे रखी थी, काट के देते तो बहुत सिंपल हो जाता। हमें ध्यान रखना था कि सोल्व करने से पहले इसे काट के लीस्ट फ्रैक्शन में बना लो, जिससे चीजें आसान हो जाए, वरना बड़ी बड़ी वैल्यू जाती। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक पिरामिड है जिसका बेस क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, और उसकी साइड हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। पिरामिड को हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट करा बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस सच दैट द हाइट ऑफ द अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट इज 1:1। एक बेस ये है, बेस के पैरेलल एक प्लेन से हमने उसे क्या करा, काट दिया बीच में से, तो कुछ इस तरीके से कि जो उसकी हाइट है वो 1:1 में स्प्लिट हो गई। अगर मैं इसकी हाइट यहां से बनाता तो मैं कहता ये सेंट्रल पॉइंट होगा, तो ये 1 है और ये भी 1 है। 1:1 में हाइट को हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। हमसे पूछा वॉल्यूम बता दो लोअर पार्ट की रेशियो अपर पार्ट की, तो हमने ये चीज मेंसुरेशन में पढ़ी है फिगर कटिंग वाले क्वेश्चंस में कि कोई भी पिरामिड हो या कोन हो, अगर हमारे पास पैरेलल टू बेस या प्रिज्म भी हो, पैरेलल टू बेस में एक कट लगाता हूं तो जिस रेशियो में हाइट स्प्लिट होती है उसके क्यूब के रेशियो में क्या होती है, वॉल्यूम स्प्लिट होती है। तो वॉल्यूम ऑफ, इसे मैं मान लेता हूं स्मॉल पिरामिड, ऊपर वाले पिरामिड को स्मॉल पिरामिड मान लेता हूं और बड़े वाले पिरामिड को बिग पिरामिड मान लेता हूं, तो इसका रेशियो मेरे पास क्या आ जाएगा, हाइट के रेशियो का क्यूब। ऊपर वाले पिरामिड की हाइट है 1 और नीचे वाले पूरे बड़े पिरामिड की हाइट है 1 + 1 2 रेशियो, तो ये हो जाएगा 1/2 का क्यूब और ये हो जाएगा मेरे पास 1/8। ये छोटे वाले पिरामिड और बड़े वाले पिरामिड का वॉल्यूम का रेशियो आ गया। अब हमें क्या बताना है, हमें ये बॉटम वाला जो पार्ट है इससे रेशियो बताना है। तो ऊपर वाला पार्ट तो 1 रेशियो है, बॉटम वाला पार्ट क्या होगा, पूरे बड़े में से छोटे वाले को घटा देना। तो 8 में से अगर मैं 1 को घटा दूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, 7। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो मेरे पास लोअर जो बेस है उसका अगर मैं ऊपर वाले कटे हुए हिस्से से रेशियो निकालूं तो वो क्या आएगा, 7:1। तो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? इस क्वेश्चन में कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं थी, ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली वर्बली कर सकते थे और इस क्वेश्चन को सेकंड्स में निकाला जा सकता है। ये इजी क्वेश्चंस में से एक है। आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, अगर किसी भी पिरामिड की हाइट को मैं किसी भी रेशियो में काटूं तो उसके बाद हम छोटे वाले ऊपर वाले पार्ट के वॉल्यूम और पूरे बड़े वाले पार्ट के वॉल्यूम का रेशियो हम निकाल सकते हैं हाइट के रेशियो का क्यूब करके। चलूं क्या आगे? अब मैं अगला सवाल मेरे पास, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, मेंसुरेशन में इस तरह के काफी प्रैक्टिस किए हैं हमने। क्वेश्चन में कहता है एक स्क्वायर है जिसकी साइड 40 सेंटीमीटर दे रखी है, इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके स्मॉलर स्क्वायर बने गए और इस प्रोसेस को रिपीट करते गए हम। तो हमें बताना है पेरीमीटर ऑफ 8th स्क्वायर क्या होगा। अब ध्यान से समझिएगा, मेरे पास एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड है 40 सेंटीमीटर, है ना। अगर मैं इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके इसके अंदर क्या करूं, एक और स्क्वायर बना दूं, तो क्या आप इस स्क्वायर की साइड बता सकते हैं? आप कहेंगे सर अगर ये वाली साइड ए होती है तो ये अंदर और जो स्क्वायर बनता है मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके
इसकी साइड क्या होती है, a/√2 होती है। ये हमने पढ़ी हुई है, वरना आप निकाल भी सकते हैं। आप कहेंगे सर ये a है तो ये मिड पॉइंट है तो ये a/2 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू भी a/2 हो जाएगी, ये 90 डिग्री होता है, पाइथागोरस थ्योरम निकालूंगा तो ये a/√2 ये वाली लेंथ मेरे पास आ जाएगी। तो जैसे जैसे मैं स्क्वायर के अंदर दूसरा स्क्वायर बनाऊंगा मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, उसकी साइड क्या हो जाएगी, डिवाइड बाय √2 होती चली जाएगी। ठीक है, हमें क्या बताना है, पेरीमीटर ऑफ द 8th स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहला स्क्वायर कौन सा है, सबसे पहला स्क्वायर तो ये खुद है, ये मेरा दूसरे नंबर का स्क्वायर होगा। तो दूसरे नंबर के स्क्वायर में मेरे पास क्या हुआ, √2 टाइम्स हो गया। ऐसे ही अगर मैं 8वें नंबर के स्क्वायर पे जाऊंगा, अगर मैं इसमें बना देता तीसरे नंबर का स्क्वायर, तो उसमें क्या होता, ये √2 से और मल्टीप्लाई a/2 हो जाता, फिर आगे a/2 √2 और इस तरीके से चलता रहता। तो 8वें नंबर में ध्यान रखना, यहां पे पहले नंबर के पे तो कुछ नहीं है, अगर 8वें पे जाऊंगा तो √2 कितनी बार डिवाइड होगा मेरा, 7 टाइम्स होगा या नहीं होगा। पहले में तो सिर्फ 1 है, सेकंड टाइम में फिर √2 होगा, तीसरे में फिर √2 होगा। तो तीसरे में जब 2 बार √2 है तो 8वें पे जाऊंगा तो कितनी बार √2 होगा, 7 बार। तो यहां पे गलती से 8 बार मत कर देना, 7 बार आएगा। तो मैं कहूंगा मेरे पास जो 8वें नंबर का स्क्वायर बनेगा उसकी साइड कितनी हो जाएगी, 40 डिवाइडेड बाय √2⁷। और हमसे क्या पूछा है, पेरीमीटर पूछा है। तो पेरीमीटर क्या होती है, परिधि, चारों जो साइड्स है मेरे पास परिमाप, उसको मल्टीप्लाई 4 से करना पड़ेगा। तो मेरे पास क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अगर √2⁶ करता तो मेरे पास 8 आता, √2⁷ क्या होगा, 8√2 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 40 इंटू में 4 से काटूंगा 2 से इसे काटूंगा 20 को √2 से काटूंगा तो 10√2, ये उसका पेरीमीटर आएगा। क्लियर हो गया, समझ आया नहीं आया सबको। ध्यान रखना यहां पे 8th नंबर का स्क्वायर पूछा है तो स्टार्टिंग से पहले स्क्वायर को भी हम काउंट करेंगे, पहला दूसरा ऐसे 8th पे जाएंगे तो यहां पे पावर क्या होगी, 7 होगी, ना कि 8। लॉजिकल सवाल एग्जामिनर ने बनाए हैं कि आप सिली मिस्टेक करें, और जब सिली मिस्टेक होती है तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। अब ये वाला सवाल थोड़ा अच्छा पूछा गया है, इस सवाल को अच्छे से सोल्व करने की कोशिश करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन में कहता है एक पार्टी हॉल है जिसके अंदर लोगों ने या तो ब्लू ड्रेस पहनी है या फिर रेड ड्रेस पहनी है। जो मैन ने ब्लू ड्रेस पहनी है और जो विमेन ने रेड ड्रेस पहनी है उसका रेशियो दे रखा है, मतलब मैन ने जो ब्लू ड्रेस पहनी है और विमेन ने जो रेड ड्रेस पहनी है उसका रेशियो कितना है, 4:7 है। फिर आगे बढ़ते हैं, जो मैन ने रेड ड्रेस पहनी है, अब मैन को क्या पहना दी, रेड ड्रेस, और विमेन को पहना दी ब्लू ड्रेस, उसका रेशियो कितना है, वो है 3:2। आगे कहता है जो टोटल लोग हैं जिन्होंने ब्लू पहना है और जो टोटल लोग हैं जिन्होंने रेड पहना है उनका रेशियो है 106:176। हमें बताना है रेशियो ऑफ मैन टू द नंबर ऑफ वीमेन। ठीक है, मैन रेशियो, टोटल मैन रेशियो वीमेन हमें बताना है कि क्या होगा। अब देखो 3 डिफरेंट रेशियो दे रखे हैं, कोई डायरेक्ट लिंक स्टेब्लिश नहीं हो पा रहा, तो हम किस तरीके से करेंगे। ध्यान रखना, अपना बेसिक नॉलेज हमेशा साथ रखना, हमेशा, इसलिए मैं क्वेश्चंस को बेसिक से जरूर कराता हूं कि एग्जामिनर घुमा के कितना भी क्वेश्चन बना ले आप फंसो नहीं। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में, देखो मैन और वीमेन, अगर मैन और वीमेन का टोटल सम कर दूं तो क्या ये बराबर होगा किसके, टोटल मेरे पास ब्लू कलर के और रेड कलर के कपड़ों में जितने लोग हैं उसके, है ना, क्योंकि लोगों ने या तो ब्लू पहना है या फिर रेड पहना है। तो इसका टोटल और मैन और वुमेन का टोटल क्या ये बिल्कुल बराबर रहेगा, बिल्कुल बराबर रहेगा। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब टोटल हमें पता है, यहां पे ब्लू और रेड वाला दे रखा है तो ब्लू और रेड वाला निकाल लेते हैं। यहां से अगर मैं रेशियो में मान लू, इसे मान लो मैंने मान लिया 4x, इसे मान लिया 7x, इसे मान लिया 3y और इसे मान लिया मैंने 2y। तो आप कहेंगे सर ब्लू वाले कितने हैं, मैन ब्लू वाले हो गए 4x, वुमेन ब्लू वाली कितनी हो गई मेरे पास 2y। तो टोटल ब्लू वाले लोग आ गए, रेशियो टोटल जिन्होंने रेड पहना है 7x और यहां पे रेड पहना है 3y। क्या ये रेशियो किसके बराबर, क्या ब्लू और रेड 106 डिवाइडेड बाय 176, जिसे आप काट भी सकते थे 2 से,
53:88, क्या यही आएगा? यहां से मैं एक्स और वाई का मान निकाल सकता हूं। हमसे पूछा क्या गया है, मैन और वीमेन बता दो उनका रेशियो कितना है। तो यहाँ पे मैन 4x है, यहाँ पे मैन 3y है, तो 4x प्लस 3y डिवाइडेड बाई वीमेन टोटल कितनी होंगी 7x और 2y, 7x प्लस 2y। ये रेशियो हमें निकालना है। सोल्व करेंगे, यहां से x रेशियो y का मान आ जाएगा, वो यहां पे पुट करके अपना आंसर निकाल लेंगे क्योंकि हमसे रेशियो में ही वैल्यू पूछी गई है। सोल्व करो, क्या मान आएगा मेरे पास यहाँ पे 53 इंटू में 7, ये 371 x है। मन मन में भी कर सकते हैं आप, 88 इंटू में 4 352, यहां पे x आ गया, किसके बराबर होगा ये 53 इंटू में 3 159y, और यहां पे 88 इंटू में 2 176y, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। मैंने यहाँ पे माइनस प्लस के साइन थोड़े से, ये 371 इधर माइनस का आता और ये प्लस का आता, ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने। चलो, तो माइनस का 19x यहाँ पे मेरे पास माइनस का 17y के बराबर, तो 19x इक्वल्स टू 17y आ जाएगा, और x रेशियो y कितना आ गया मेरे पास 17:19। यहाँ पे पुट कर देंगे x रेशियो y, x की जगह अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं 17, तो 4 इंटू 17 68, 19 इंटू 3 57, 7 इंटू में 17 119, निकालने की वैसे जरूरत भी नहीं है, अगर न्यूमरेटर हो गया मैच करके देख सकते हैं हम, लेकिन फिर भी चलो कर लेते हैं। 7 इंटू में 19 119, सॉरी 7 इंटू में 17 119, 2 इंटू में 19 38, तो ये आ गया मेरे पास 125 डिवाइडेड बाई 157। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। समझ आ गया सभी लोगों को क्वेश्चन अच्छे तरीके से? कहता है px इसके बराबर है, qx इसके बराबर है, तो हमें बता दो रिमाइंडर क्या आएगा। अगर आपने अलजेब्रा में रिमाइंडर वाली क्लासेस मेरी देखी होगी, शायद 11th या 12th नंबर की क्लास है, ठीक है, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं और आपको अब डायरेक्टली बताऊंगा कि क्या करना है, ठीक है। हाँ चलो, लेट्स ट्राई दिस आउट कि हमारा आंसर क्या आएगा। पहले बेसिक से, फिर एक डायरेक्ट मेथड जो हम ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन में वो, ठीक। एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं जिन लोगों को याद नहीं आ रहा। जब मैं आपसे कहूं कि भैया 127 को डिवाइड करके बताओ 3 से क्या आएगा, आप कहेंगे सर पूरा का पूरा डिवाइड करूंगा 126 कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास 1 आएगा, है ना। क्या मैं ऐसा कह सकता था आपसे कि 127 को डिवाइड करके बताओ 12 से क्या आएगा? 12 क्या है, 3 का कोई मल्टीपल, 3 का कोई भी मल्टीपल अगर मैं ले लूं, से मैंने यहां पे ले लिया 12, मैंने 127 को डिवाइड किया 12 से, तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर अगर मैं निकालूंगा तो रिमाइंडर आएगा 7। क्या जो ये रिमाइंडर आया अगर मैं इसे 3 से डिवाइड कर दूं तो मुझे वही रिमाइंडर मिल जाएगा जो एक्चुअली में इस नंबर को 3 से डिवाइड करके मिलता? आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, यहां से भी रिमाइंडर 1 मिल जाएगा। समझ आया या नहीं आया? तो अगर मान लो मुझे किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करना है, तो मैं इस नंबर के किसी भी मल्टीपल से इस नंबर को डिवाइड कर सकता हूं, और जो मेरे पास रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को दोबारा जो मेरा इनिशियल नंबर था उससे डिवाइड करूंगा तो सेम रिमाइंडर मिलेगा। ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे 12 से डिवाइड करा था, 3 इंटू 4 क्या होता है 12, है ना। तो अगर इस नंबर को 127 को मैं 4 से डिवाइड करता तो रिमाइंडर क्या आता? आप कहते हैं सर रिमाइंडर बचता 3, है ना। अब मैंने इसे 4 की जगह डायरेक्टली अगर मैं 12 से कर देता हूं, 12 से मैंने 127 को डिवाइड कर, रिमाइंडर आया 7, 7 को 4 से डिवाइड कर लो, क्या फिर से मेरे पास रिमाइंडर 3 ही आ गया? तो कहने का मतलब ये है कि जिससे मुझे रिमाइंडर एक्चुअली में निकालना, उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके भी अगर मैं बड़े वाले नंबर को डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर मिलेगा उस रिमाइंडर को दोबारा अगर उसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो एग्जैक्ट रिमाइंडर मिल जाएगा मुझे। क्लियर है या नहीं है? वो भी कब? जब इससे छोटा हो। अगर यहाँ पे 127 की जगह 121 होता तो मुझे तो 12 से डिवाइड करके मिलता रिमाइंडर 1, क्योंकि 3 से छोटा है तो वही रिमाइंडर 3 से डिवाइड करके भी आता, ऐसी 4 के केस में भी आता। क्या ये छोटा सा कंसेप्ट आपके दिमाग में आ गया? चलो, अगर ये कंसेप्ट दिमाग में आ गया तो अब मैं क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहा हूं बेसिक से, और उसके बाद फिर डायरेक्ट मेथड भी आपको बताऊंगा। ये वाला नंबर, ये पूरा का पूरा जो है मुझे किससे डिवाइड करना है? यहाँ पे 1 है, इसमें थोड़ी सी गलती है, टाइपिंग मिस्टेक है,
x प्लस 1 आएगा। ठीक है, इस पूरे नंबर को हमें डिवाइड करना है इस वैल्यू से और बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो सबसे पहली चीज, अगर मैं इस वैल्यू को k मान लूं तो इस पूरे पार्ट को अगर मैं डिवाइड करूंगा, देखो ये वाला पार्ट तो मेरा का पूरा कट जाएगा, इससे रिमाइंडर 0 देगा। तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, x की पावर 2011 का स्क्वायर, और इसे डिवाइड करूंगा डायरेक्टली, अभी मुझे इससे डिवाइड होते हुए नहीं दिख रहा, तो मैं कहूंगा माइनस x की पावर 2011। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। और इसे अब मुझे डिवाइड करना है किससे, इसी नंबर से, x की पावर 2010 प्लस डैश 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 x प्लस 1 तक ये जा रहा है। आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं जो शायद याद भी होगी। अगर मेरे पास n क्या हो, ओड हो, तो हम पढ़ते हैं x की पावर n माइनस 1 बराबर होता है x माइनस 1, और ये होता है x की पावर n माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 2, और कहां तक जाता है, ये जाता है मेरे पास 1 तक। n की पावर एक एक कम होती चली जाती है, ये मेरा इसके बराबर होता है। ये फंक्शन हम पढ़ते हैं अलजेब्रा के अंदर। तो अगर मैं देखूं यहां पे, ये मेरे पास ये फ्रैक्शन दे रखा है, तो यहां पे n माइनस 1 क्या है, 2010 20109, और ये चलता रहे x प्लस 1 तक। और इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं x माइनस 1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x की पावर 2011 माइनस 1 के बराबर होगा या नहीं होगा। ठीक है, मुझे एक नंबर को इससे डिवाइड करना है, मैं इसका एक मल्टीपल है ये, इससे जो इसका मल्टीपल बना उससे डिवाइड करके देखता हूं रिमाइंडर क्या आएगा। जो फाइनल रिमाइंडर बचेगा बाद में दोबारा इससे डिवाइड करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट है। तो अगर मैं यहां पे दोबारा से वेरीफाई करूं इससे, तो आप कहेंगे सर मैं इसे फिलहाल के लिए रिप्लेस कर देता हूं किससे, x की पावर 2011 माइनस 1 से। कोई दिक्कत यहां पे नहीं। 2011 को 2011 माइनस 1 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, इससे ये एक पार्ट छोटा है, 1 छोटा है ये, तो रिमाइंडर क्या 1 ही बचेगा, तो 1 की पावर 2 आ जाएगा मेरे पास यहां पे। और यहां पे अगर इसे फिर से डिवाइड करूंगा इससे, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तो इसे इसमें से ये हटाया तो मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या आ गई, 0। अब 0 को मैं इस वाली वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। और अगर ये रिमाइंडर 0 आ रहा है, इस वाली वैल्यू से पूरा का पूरा ये कट रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे तो कट ही जाएगा। कोई वैल्यू इसका मल्टीपल है, अगर पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, कोई वैल्यू अगर इसका मल्टीपल है, से मेरे पास जो नंबर होता वो ये होता, तो वो इससे कट रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसका तो मल्टीपल होगा, तो इससे भी कटेगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। क्या ये चीज समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मेरे पास रिमाइंडर 0 आएगा। मैक्सिमम चीजों क्वेश्चंस में इनका आंसर 0 आ जाता है। क्या पूरा का पूरा कंसेप्ट अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। रिमाइंडर कंसेप्ट में अलजेब्रा में कोई भी क्वेश्चन आईसीआर का टीयर 2 का है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका कंसेप्ट मैंने आपको डिटेल मैथ्स कोर्स की क्लासेस में नहीं करा के, सारे हर कॉन्सेप्ट को, और जो आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चंस आपके लिए चुटकियों के हैं। और ये तो मैंने बेसिक से कराया, अब इसका और मेथड भी हो सकता है हमारे पास करने के लिए। क्या आप रेडी हैं इसका और मेथड देखने के लिए। चलो मैं आपको दूसरे मेथड से कराता हूं कि आप एक्स में ना फंसना चाहें तो और क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ट्राई करके देखेंगे। देखो x क्या है, मेरे पास एक वेरिएबल है ना, आप सभी लोगों को पता है x क्या है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल तो कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो x का मैं कोई भी मान रख दूं यहां पे, मेरा आंसर क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, है ना। तो x को क्या रख सकते हैं आप, x को 0 रख दें, 0 रख के भी 1/1 रिमाइंडर 0 बचेगा मेरा। अगर मान लो x को मैं कर देता यहाँ पे 0, ठीक है, ये सारा का सारा 0 बन जाता है, ये 1 बचता, 1 का स्क्वायर 1 और 1 माइनस ये आ जाता ऊपर 0, ठीक है। और नीचे अगर मैं देखता यहाँ पे तो नीचे बचता 1, 0 डिवाइडेड बाय 1, रिमाइंडर क्या देता, 0। दूसरी चीज x को मैं कर देता हूं 1, ठीक है, 0 अवॉइड करिएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाए आपको। तो
x को सीधा 1 रखिए। अगर मैं x को 1 भी रख देता हूं तो यहां पे मेरे पास कितनी टर्म्स बनेंगी, x की पावर 1 से लेके x की पावर 2011 तक जा रहा हूं मैं, तो 2011 और एक 1 ये है, तो ये क्या आ गया 2012, यही बनेगा। और यहां पे इसका स्क्वायर है, माइनस में मेरे पास क्या है, ये 1 बनेगा, यही वैल्यू आएगी। इसे डिवाइड करना है किससे, इन सब का सम कर लो आप। इन सब का अगर मैं सम करता हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी, क्या ये 2011 ही बनेगा, 1 से लेके x की पावर 1 यहां पे है, तो ये मेरे पास क्या हो रहा है 2010 और ये क्या है 1, तो 2011। और अगर मैं यहां पे देखूं तो इस वाले पार्ट को अगर 2001 से काटा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू मेरी 2011 से कट जाएगी। तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है मुझे, 0 मिल रहा है। अब x की वैल्यू ऑप्शंस में भी हमें x की फॉर्म में दे रखा है, तो चेक करना पड़ेगा कि x की फॉर्म में 1 रख के क्या हमें 0 मिल रहा है। अगर मैंने x को यहां पे 1 रखा तो ये तो आ रहा है 5, ये नहीं हो सकता। x को 1 रखा तो ये -3 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। ये 1 रखा तो ये तो 1 ही आ रहा है, 1 तो आ नहीं रहा हमारा 0, ये आंसर आ गया। x को आप 0 रख के भी ट्राई करते हैं तब भी ये 4 आ रहा है, ये -4 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये 1 आ रहा है। तो ये चीजें हैं कि मान लो आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, जो मैंने अभी बताया आपको, ये फॉर्मूला याद नहीं है हमें, ये कंसेप्ट याद नहीं है, ठीक है, जो अभी थोड़ी देर पहले करा हमने, तो हमें कम से कम ये चीज तो पता है ना कि हम इस तरीके से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जो वेरिएबल दे रखा है एक, उस वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान लो अपनी मर्जी से, और उससे भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। बताओ समझ आया या नहीं आया। अपने माइंड को हमेशा खुला रखो। अगर माइंड खुला होगा तो एग्जाम में बस पैनिक नहीं करना, आपको सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। कई बार हमें हो जाता है 3-3 4-4 महीने हो गए पढ़ाए हुए, कोई क्लास नहीं करी, कुछ क्लास नहीं ली, कोई भी फॉर्मूले भी याद नहीं है, तब भी सारे क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं बिना फॉर्मूले याद हुए भी। क्वेश्चन देख के अगर आपने एक बार भी अच्छे तरीके से तैयारी करी, एक बार भी चीज अच्छे तरीके से याद करी और आपकी रिविजन नहीं भी हो पाई और एग्जाम देने चले गए, तब भी आप बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अपने माइंड को बस खुला रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव करता हूं। देखो क्वेश्चन में अब सिंपल क्वेश्चन आ गया। 3 लोग हैं एक्स वाई और जेड, उनकी सैलरी का रेशियो दे रखा है ये। सैलरी को 40%, 30% और 20% इंक्रीज कर दिया, तो इंक्रीज सैलरी क्या होगी। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे, ये तो सिंपल सा हो गया कि 4 है, 8 है और 3 है। कितना कितना इंक्रीज कर रहे हैं, 40, 30 और 20। मुझे पता है ये 40% मतलब 4/10 होगा, 3/10 होगा, या 2/10 होगा, तो 10 से डिवाइड होना चाहिए। तो जो भी मैं वैल्यू यहां पे रखूंगा, एक काम कर लेता हूं, इसे 4 की जगह बना लेता हूं 40, इसे 8 की जगह बना लेता हूं 80 और इसे 3 की जगह बना लेता हूं 30। ये क्यों कर रहा हूं मैं, जिससे कि मेरा कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम ना जाए। अगर इतना काम कर लिया मैंने, तो अब इसे कितना बढ़ाना है हमें, इसे बनाना है मैंने 40%। इसका 40% कितना हो जाएगा 16, तो ये कितनी वैल्यू हो गई, मुझे इंक्रीज सैलरी का रेशियो चाहिए, तो ये हो जाएगा 56। इसे कितना बढ़ाना है, इसे 30% बनाना है, इसका 30% कितना 24, तो ये हो जाएगा 104। इसका कितना बढ़ाना है, इसका 20% बढ़ाना है, इसका 20% कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 36। अगर हम इसे काटें तो किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा तीनों, 4 से इसे काटूंगा तो 14, 26 और ये आ जाएगा 9, 14, 26, 9। दिस इज माई आंसर। चले आगे। सिंपल सवाल था, सिंपल सवाल एग्जाम में हमेशा रहेंगे। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गए, उसके बेसिस पे ये डिसीजन मत मान लेना कि सारा ही पेपर डिफिकल्ट होगा। जो क्वेश्चन नहीं आता स्किप कर करके आगे बढ़ो, लास्ट में टाइम मिलेगा तो पीस ऑफ माइंड, सिंपल माइंड से आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, ठीक है। अब देखो सवाल है टाइम एंड वर्क का, ये भी घुमा के पूछ लिया, सिंपल सिंपल सीधा सीधा नहीं पूछा। क्वेश्चन में कहता है मयंक है, आशीष है और अविनाश है, एक काम को अकेले कितने दिन में कर लेते हैं, 20, 40 और 60 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा मयंक है, आशीष है और मेरे पास अविनाश है, कितने कितने दिन में, ऐसे ही करते हैं 20, 40, जब टाइम दे रखा होता है तो डायरेक्टली हम लिख लेते हैं, ये टाइम हो गया। चलो, शुभम 50% ज्यादा एफिशिएंट है मयंक से, अनीश 60% कम एफिशिएंट है आशीष से, वैभव 10% कम एफिशिएंट है अविनाश से। इन तीनों से कंपेयर करके कुछ 3 लोगों का बता रखा है।
हमसे पूछता है जो बाद में 3 लोग बताए गए हैं, शुभम, अंश और वैभव, ये काम को कितने दिन में सेम काम को कंप्लीट करेंगे साथ मिलके। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, सिंपल जैसे ये क्वेश्चन है इसे ऐसे सोल्व कर लो। मैंने कहा ये टाइम दे रखा है, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ गया, 120 आएगा। मयंक की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ये 6 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी और ये मेरे पास 2 हो जाएगी। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा था हमें, शुभम 50% ज्यादा एफिशिएंट है मयंक से ज्यादा एफिशिएंट कितना, 50%। इसका 50% मतलब 1/2 क्या हो जाएगा, 3। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, शुभम की 9 आ गई। आगे बढ़ते हैं, अंश 60% कम एफिशिएंट है। 60% कम एफिशिएंट है मतलब कितना, 40% एफिशिएंट होगा। इसका 40% क्या होता है, 2/5। इसमें 2/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ गया 6/5। ये किसकी एफिशिएंसी आ गई मेरे पास, अंश की आ गई। अविनाश 10% कम एफिशिएंट है। 10% कम मतलब 90% एफिशिएंट होगा। 90% मतलब 9/10, तो 2 में 9/10 करूंगा तो 9/5 आ जाएगा। ये किसकी एफिशिएंसी आ गई हमारे पास, वैभव की एफिशिएंसी आ गई। इन तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी अगर मैं निकाल लूं तो 6/5, 9/5 करेंगे, 15/5, ये तो आ जाएगा कंबाइन करके 3। 3 और 9 कितना हो गया, 12। इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई 12। टोटल वर्क है 120। 12 से अगर मैं भाग दे दूं तो कितना बचेगा, 10 टाइम्स। कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे, 10 दिन के अंदर। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, जिस तरीके से सोल्व करते हो करते रहो, अपने आप सारी चीजें निकलती चली जाएंगी। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि पहले मैं इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेता, फिर उनसे इक्विवेलेंट डेज निकाल लेता कि भैया शुभम कितने टाइम में काम को करेगा, फिर यहाँ पे सेकंड हमारा अंश कितने टाइम में करेगा और वैभव कितने टाइम में करेगा, उसके बाद मैं पूरा सोल्व कर लेता जैसे हम जनरली करते हैं। वो काम भी किया जा सकता था रेशियो लेके। मैंने डायरेक्ट जो नॉर्मल तरीका मैरो मेथड यूज करते हैं उससे कर दिया। चलिए दूसरा तरीका मैं लिख देता हूं आपके लिए। जैसे अगर हमें कंपेयर किस किस को कर रखा था, कंपेयर कर रखा था शुभम और मयंक को। तो शुभम है, मयंक है। शुभम क्या है, 50% ज्यादा एफिशिएंट, तो इसकी एफिशिएंसी 2 होगी तो इसकी 3 हो जाएगी। ये एफिशिएंसी का रेशियो है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स। तो आप कहते हैं सर ये हो गया 2:3। मयंक को कितना टाइम लग रहा है काम को कंप्लीट करने में, मयंक को 20 डेज लग रहे हैं। तो शुभम को कितना लगेगा, 2 रेशियो टाइम 20/3, 40/3। फिर ऐसे करके करते तो बहुत लंबा हो जाता। ऐसे इसका निकालते शुभम का, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर इन तीनों का यूज करके टाइम निकालते कि टोटल वर्क कितने टाइम में होगा। तो बेटर है डायरेक्ट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है एनओपी, 3 लोग हैं, काम को इतने इतने दिन में कर सकते हैं। तो पहले एनओपी कितने कितने दिन में, 20, 15 और 12। जब भी हमें टाइम दिख जाए तो सबसे पहले तो टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम मान लेते हैं। एलसीएम लूंगा तो 60 आ जाएगा और इन तीनों की एफिशिएंसी भी निकाल लेते हैं कि ये मेरे पास 3 और ये 4 और ये मेरे पास 5 आ जाएगी। यहां तक सबने कर लिया, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने साथ मिलकर काम की शुरुआत करी। एन काम छोड़ के चला गया काम कंप्लीट होने के 4 दिन पहले, ओ 2 दिन पहले छोड़ के चला गया और पी ने लास्ट तक काम किया। तो हमें बताना है कि कितने दिन लगेंगे काम को कंप्लीट करने में। तो मैं मान लेता हूं टोटल x डेज में काम कंप्लीट होता है, तो पी ने x डेज तक करा होगा, ओ 2 दिन पहले छोड़ के गया, x-2 डेज तक करा होगा, और एन 4 दिन पहले छोड़ के गया तो इसने x-4 डेज तक करा होगा। एफिशिएंसी ये है तो 1 दिन का काम दे रखा है, तो टोटल काम को इक्वेट कर देंगे। ये मेरे पास 3x, ये 4x, 7 और 5 12x। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 12 और 8 कितना हो गया, 20। ये किसके बराबर, 60 के बराबर, 80। x का मान आ जाएगा 80/12, 4 से काट दूंगा तो 20/3। इतने दिन में काम कंप्लीट होगा। क्लियर सभी लोगों को। चलते हैं, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा सीधा सोल्व करेंगे। अब ये हमारे पास फिर से मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया। इस टाइप के भी हमने किए हुए हैं, सारे ही सवाल आपने क्लासेस अगर सारी देखी हैं तो कर ही रखे हैं। कहता है जो इंटरनल लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट है एक ओपन बॉक्स की, वो है 95, 75 और 105। वुड 25 mm थिक है। तो हमें बताना है अगर इसे पेंट करना हो आउटसाइड, ठीक है, तो हमारे पास 50 पैसा पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से तो कितना कॉस्ट लगेगा।
जब हम वुडन बॉक्स की बात करते हैं, इस तरीके का वुडन बॉक्स होता है, आपने घर में भी देखा होगा। तो बॉक्स बना है, मटेरियल से बना होगा, तो मटेरियल तो चारों तरफ होता है, बीच में होता है खाली, ठीक है, कोई भी कंटेनर आप ले लीजिए। तो इसके इंटरनल हमें लेंथ, विड्थ एंड हाइट दे रखी है। जैसे इंटरनल की बात करूंगा मैं, तो इंटरनल लेंथ कितनी है, 95 है, इंटरनल विड्थ कितनी है, 75 है, और हाइट कितनी है हमारे पास यहाँ पे 105 है। इंटरनल चीजें तो इसकी कैपेसिटी को बताती है, इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, लेकिन जो मटेरियल है वो भी तो लगा हुआ है। तो इसके अंदर जो मटेरियल लगा हुआ है, जैसे ये वुड लगी हुई है, तो वुड की अगर मैं विड्थ देखूं, तो ये विड्थ भी हमें दे रखी है कितनी, 25 mm। यहां पे ये सारी चीजें सेंटीमीटर में है, तो 2.5 सेंटीमीटर में यहां पे इसे लिख सकता हूं। हमें बताना है अगर इसे पेंट करना हो आउटसाइड में तो क्या कितने पैसे लगेंगे। देखो क्वेश्चन में हमें ओपन बॉक्स दे रखा है, ये ऊपर वाला पार्ट यहां पे नहीं है, पहले तो आप इसे इग्नोर करेंगे। क्लियर है या नहीं? और इसमें यह भी कहा है कि हमें इसके बॉटम को भी पेंट नहीं करना है। तो इसका जो बॉटम वाला पार्ट है, निचला हिस्सा है, हमें इसे भी पेंट नहीं करना है। तो पेंट क्या करेंगे, जो चारों तरफ की दीवारें हैं हम उसे पेंट करेंगे। $50 पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से। तो हमें बताना है कॉस्ट क्या आएगी। तो किस तरीके से करेंगे, आप कहेंगे जब पेंट करने की बारी आ रही है, तो जब लेंथ की मैं निकालूंगा तो लेंथ क्या होगा, ये बॉक्स यहां पे भी लग रहा है और यहां पे भी लग रहा है, तो ट्वाइस इंटू में 2.5, जो बाहरी लेंथ होगी मेरी वो क्या, 2.5 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 5, तो 5 जुड़ जाएगा। तो लेंथ 95 प्लस 5, जो नई लेंथ होगी मेरी वो कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अगर मैं विड्थ की बात करूंगा तो 75 प्लस 5, ये मेरे पास विड्थ कितनी हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी 80। और अगर मैं हाइट की बात करूंगा तो हमें बॉटम पे पेंट नहीं करना है, लेकिन बॉटम पे भी तो हमारा मटेरियल लग रहा होगा। जो ये मटेरियल है क्या ये हमारा बॉटम पे भी लग रहा होगा, तो इसकी वजह से भी हाइट आएगी। और बॉटम पे अगर ये ओपन बॉक्स है तो बॉटम जो हाइट में चेंज होगा वो किसका, कितने का आएगा, क्या वो 2.5 का ही आएगा, क्योंकि ऊपर की साइड तो बढ़ा नहीं, लेकिन नीचे की साइड 2.5 बढ़ रहा है हमारा। तो हमारे पास जो बॉटम होगा या फिर हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी हमारे पास यहां पे कितनी दे रखी है, 105 दे रखी है, तो 107.5 होनी चाहिए। ठीक, अगर मैं पेंटिंग की बात करूं तो पेंटिंग क्या होगी, एरिया ऑफ 4 वॉल्स पे होता है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है 2h इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये हमारा एरिया आएगा। और कॉस्ट निकालेंगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के 50 पैसे लग रहे हैं, और रुपीज में बताना है तो रुपीज क्या होता है 1/2, और ये 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर का निकालूंगा तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें आएंगी हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएंगी। तो टोटल कॉस्टिंग आएगी हमारी इतनी। सोल्व करेंगे, मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू में h, 107.5 तो 215 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं, और लेंथ प्लस ब्रेथ कर दूंगा तो ये 180 आ जाएगा। तो यहां से सोल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू मेरे पास बनेगी 90, और यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 215 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 10, 9 5 जा 45, 4 कैरी फॉरवर्ड, 13 1 कैरी फॉरवर्ड, 9 2 जा 18 और 1 19, 193.5 ये आंसर आ रहा है मेरा। चारों ऑप्शन में कोई भी मैच नहीं कर रहा। एक्चुअली एग्जामिनर ने यहाँ पे क्या किया है, वैसे तो क्योंकि ओपन बॉक्स की बात की जा रही है तो ऊपर वाला हमें नहीं लेना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर ने जो अपना आंसर निकाला है, आपके जो आंसर की में आंसर है वो शायद मेरे हिसाब से 198 दे रखा है। और वो क्यों दे रखा है, क्योंकि उन्होंने जो ऊपर वाला पार्ट है ना हाइट में, इसे भी इंक्लूड किया है। उन्होंने क्या किया है, ऊपर वाले पार्ट को भी इंक्लूड किया है, तो इसकी हाइट को भी इंक्लूड किया है इन्होंने क्वेश्चन के अंदर। तो इन्होंने हाइट यहाँ पे 107.5 की जगह इन्होंने हाइट मानी है 110, और अगर आप 110 हाइट मान के करोगे 2.5 बढ़ाने के बाद, तो आपका आंसर आएगा 2 इंटू में 110 इंटू में 180
इंटू में 1/2 इंटू में 1/100। तो यहां से आप 2 से 2 एलिमिनेट करेंगे और 11 इंटू में 18 यह आ जाएगा 198। तो फिर आपका 198 सही हो जाता है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो लॉजिकली ऊपर वाले जब पार्ट को ओपन बॉक्स की हम बात कर रहे हैं तो ऊपर वाले को इंक्लूड नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में जो ये वाला हाइट वाला कंपोनेंट है ये ऐड नहीं होना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर ने जब ये क्वेश्चन दिया है तो उसने उस हाइट को इंक्लूड किया है, तो इसलिए आंसर उन्होंने यहां पे मार्क किया ऑप्शन नंबर ए। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, टाइम एंड वर्क का ही सवाल है। कमल और सार्थ अगर साथ मिलके काम करना है और एक बुक जो 300 पेजेस की है उसे टाइप करना है। कमल को 12 घंटे लगते हैं 96 पेजेस टाइप करने में और सार्थ को 15 आवर्स लगते हैं 60 पेजेस टाइप करने में। कमल ने पहले 120 पेजेस टाइप करे और लास्ट के 180 पेजेस सार्थ ने टाइप करे। सॉरी, कमल ने स्टार्टिंग के 120 पेजेस टाइप करे और कमल और सार्थ ने मिलकर लास्ट के 180 पेजेस टाइप करे। तो हमें बताना है कितना टाइम लगेगा कंप्लीट बुक को टाइप करने में। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप चलिए, मैं निकाल लेता हूं कि भैया कमल अगर 12 घंटे में 96 पेजेस टाइप करेगा तो 1 घंटे में कितना टाइप करेगा कमल, 96 डिवाइडेड बाय 12 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 8 पेजेस। 1 घंटे में 8 पेज टाइप करेगा। क्वेश्चन में क्या था, कमल ने अकेले 120 पेज टाइप करे, तो 120 पेज को टाइप करने में कितना टाइम लगा होगा कमल को, 15 आवर्स लगे होंगे या नहीं लगे होंगे, अगर 1 घंटे में 8 पेज करता है। आगे अगर हम बढ़ते हैं, कमल से आगे मैं थोड़ा सा बढ़ूं सार्थ पे, तो ये क्या करता है 15 घंटे में 60 पेजेस, तो 60 पेजेस अगर 15 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने 4 पेजेस। अगर 1 घंटे में 4 पेजेस, अब बचे कितने थे हमारे पास 120 पेजेस टाइप हो गए हैं, बचे हैं 180 पेजेस। कौन कौन, कमल और सार्थ दोनों मिलकर टाइप करेंगे। सार्थ 4 करता है, कमल 8 करता है, तो 8 + 4 कितना हो गया 12। 12 से 180 को काटूंगा 15 आवर्स। बाद के 180 पेजेस टाइप करने में भी 15 घंटे लगेंगे और स्टार्टिंग के 120 पेजेस टाइप करने में भी 15 घंटे लगेंगे, तो टोटल काम की टाइम कितना लगेगा 30 आवर्स। चलें आगे। एफिशिएंसी एक तरीके से ये क्या है, एफिशिएंसी निकाली मैंने दोनों की इंडिविजुअली और उसी हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। दिए गए टाइम में किया हुआ कार्य हमारी एफिशिएंसी कहलाता है और एफिशिएंसी से ही हम सारे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के करते हैं। अगला सवाल हमारे पास देखो, क्वेश्चन में क्या आता है, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका बेस हमें दे रखा है 28 सेंटीमीटर रेडियस बेस का, और उसकी हाइट हमें दे रखी है 50 सेंटीमीटर। इसे हमने हाइट से बाइसेक्ट करा। हाइट से बाइसेक्ट करने का मतलब है इसे 2 इक्वल भागों में, बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट में बांटना। तो यहां पे मैंने कट लगाया और हाइट से एक सिलेंडर ऊपर रह गया, एक सिलेंडर मेरा नीचे रह गया, बाइसेक्ट कर लिया। ठीक, तो हमें बताना है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में भी कितना इंक्रीज देखने को मिलेगा। आप कहेंगे जब आपने इसे काटा तो मेरे पास ये 2 सिलेंडर बनेंगे, एक ये बनेगा ऊपर वाला और एक नीचे वाला सिलेंडर बनेगा, है ना। तो एक एरिया तो मेरा ये बढ़ गया और एक एरिया ये बढ़ गया। ये पोर्शन क्या होता है, सर्कुलर पोर्शन होता है और इसका एरिया क्या होता है पाई इंटू में आर स्क्वायर, और यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर बढ़ गया। तो कितना भर गया, एक भी कट अगर मैं सर्कल के अराउंड लगाता हूं तो मेरा एरिया बढ़ता है 2 पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही हमने स्फेयर में भी पढ़ा है, अगर मेरे पास स्फेरिकल बॉल हो बीच में से काट दूं तो एरिया कितना बढ़ता है काटते 2 पाई आर स्क्वायर। ऐसे सिलेंडर में होता है अगर हाइट के कोरोस्पोंडिंग में काटता हूं तो इंक्रीज्ड एरिया कितना हो गया, कितना एरिया बढ़ गया मेरा, इंक्रीज इन एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। ओरिजिनल टोटल सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का 2 पाई आर एच प्लस आर। तो कितना इंक्रीज हो गया परसेंटेज में बताना है, तो इनटू में 100%। क्वेश्चन खत्म है, सॉल्व कर लेंगे। 2 पाई आर कट जाएगा, ऊपर बचेगा आर अपॉन में एच प्लस आर, और आर क्या है मेरे पास दे रखा है 28। 50 + 28 कितना आ जाएगा 78 इंटू में 100। अब देखो 28 100 डिवाइडेड बाय 78, काटो मत, डायरेक्टली कर सकते हो, वरना 2 से काटना चाहो तो 2 से काट भी सकते हो कि चलो यार 14 है, यहाँ पे मेरे पास 13 आएगा। 1400 डिवाइडेड बाय 39 कितने टाइम्स आएगा 140, अगर 39 से काटूंगा 3 टाइम्स, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा 3 के बाद, मतलब
तो यहाँ पे यूनिट डिजिट से देख लो 3 की टर्म्स में कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर। और ये सब सिर्फ समझाने के लिए है, डायरेक्टली मुझे एग्जाम में पता होता है कि अगर मैं बाइसेक्ट करूंगा हाइट से तो कितना एरिया बढ़ेगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ओरिजिनल कितना होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर, तो 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एच प्लस आर इंटू में 100% करना है, तो आर अपॉन में एच प्लस आर इंटू में 100% होगा और मैं निकाल सकता था। तो एग्जाम में बस इतना करना होता हमें, बाकी सारा डायग्राम वगैरह ये सब समझाने के लिए है, करने के लिए नहीं। अगला सवाल हमारे पास कहता है ये एक पेन का मार्क प्राइस है 4500, शॉपकीपर इस पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, एक 10% का और एक 20% का कस्टमर को, और कस्टमर पे करता है 3240 पेन के लिए। तो हमें वैल्यू ऑफ बी बतानी है क्या होगी। सिंपल सा सवाल आ गया है तो कर लेंगे। 4500 का पेन है एमआरपी, पहला डिस्काउंट 10% का दिया तो 90% पे बेचेंगे। दूसरा डिस्काउंट अगर बी का दिया है तो आप या तो इसे लिख दो खाली, मैं मान लेता हूं एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर के का मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा या इतना रिड्यूस करूंगा, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनल, 3240। के क्या बताता है कि कितने परसेंट का रिडक्शन हुआ है, वो हम अभी आगे जाके देख लेंगे सोल्व करने के बाद। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो 1 0 से 1 0 ये जाएगा, 1 0 से 1 0 मेरा ये चला जाएगा। आगे अगर मैं काटूं इसे तो 9 से कट जाएगा 324, कट जाएगा 3 जा 6 जा, फिर 45 है 36 है, ये आ जाएगा मेरे पास 5 4, 9 से काटूंगा और ये आ जाएगा 5, तो मेरे पास क्या आ गया 4/5। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर अगर यहाँ पे 4/5 था, कितने परसेंट का रिडक्शन हो रहा है, 5 की जगह हम 4 कर रहे हैं, तो 1 का रिडक्शन है 5 पे, मतलब कितना 20% पढ़ा हुआ है हम सब ने, तो बी का मान क्या हो गया 20 हो गया। वरना आप ये के की जगह क्या लिख सकते थे, आप कह सकते थे सर अगर बी का रिडक्शन कर रहे हैं तो 100 माइनस बी डिवाइडेड बाय 100, ये वाली वैल्यू यहां पे रखते हैं के की जगह, बी का मान, तो आपको फिर डायरेक्ट मिल जाता। चलूं आगे। अगला सवाल अलजेब्रा का है हमारे पास, कहता है x माइनस दिस इक्वल टू 0, x माइनस 1/y इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू बतानी है। बहुत सिंपल अलजेब्रा के क्वेश्चंस में से एक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे 1/y को इधर ले जाऊं तो x इक्वल टू 1/y हो गया मेरा, ठीक है। या आप यहां से आप निकालेंगे तो xy की वैल्यू आपको 1 भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत यहां पे नहीं। अब x माइनस दिस इक्वल टू 0 दे रखा है, x निकालूंगा तो कितना आ गया 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3, ठीक है। अगर हमें ये दे रखा हो कि x इक्वल्स टू 1/y है और x ये, इसे मैं a लिख दूं, इसे b लिख दूं और इसे c लिख दूं और इसे d लिख दूं, तो मेरे पास क्या वैल्यू होती है x प्लस 1/x की या फिर x प्लस y की। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, ये होता है 2 इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या ये चीज क्लियर है? अगर ये ऊपर a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी की फॉर्म दे रखी हो, ठीक है। अगर याद है तो डायरेक्टली लगाओगे, वरना बेसिकली रेशनलाइज कर लोगे। अगर आपको x प्लस वाई निकालना है, क्योंकि x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 तक जाने के लिए आपको x प्लस वाई निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप x प्लस वाई के लिए x प्लस 1/x ही करोगे, इसका रेशनलाइज करोगे तो यही रिजल्ट निकल के आता है। तो मेरे पास ये आएगा 2, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 3, तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4। नीचे 1 स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये आएगा -2, तो ये वाली वैल्यू आ गई -4। अगर x प्लस वाई आ गया -4, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर -2, यही फॉर्मूला होता है। तो ये आ जाएगा 16 - 2 डेट इज 14, क्योंकि एक्स वाई का मान यहाँ पे 1 दे रखा है। और दूसरे आगे बढ़ता हूं मैं, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 क्या आएगा 14 स्क्वायर -2, और ये आ जाएगा 194, ठीक है। कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन लग रही है तो मैं इसे x के टर्म्स में भी लिख सकता हूं, आप लोगों को सिंप्लीफाई कर देता हूं। हमें निकालना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। शायद आप कंफ्यूज नहीं होंगे, x प्लस 1/x मैंने ये निकाल लिया, तो अगर x प्लस 1/x ये है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, यही होता है, और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 ये होता है। क्लियर? चलते हैं अगले सवाल पे हम। और देखो ये सारी की सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं कि आप इस क्वेश्चन में कितना टाइम लेते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो ये क्वेश्चन आप 40 सेकंड्स के अंदर कर सकते हैं,
और जिनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, अलजेब्रा अच्छे से नहीं पढ़ा है, उन लोगों को इस क्वेश्चन में 1.5 मिनट भी लग सकती है। ये रिवीजन और प्रैक्टिस डिसाइड करेगी कि क्या आपको ये फॉर्मूला याद है, क्या आपको ये पता है कि अगर इस फॉर्मूला लगाते ही मेरे पास ये -4 आया तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 16 - 2 दैट इज 14। अगले स्टेप में क्या होगा, 14 स्क्वायर -2 194। तो यहाँ पे इसके बाद मुझे पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में -4 के बाद डायरेक्ट आंसर में 194 लिख सकता हूं अगर मेरी प्रैक्टिस अच्छी है मैथमेटिक्स की। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं, रिवीजन करनी है, तभी हम टाइमली एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब देखो ये कितना सरल सवाल दिया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी हाइपोटेन्यूज जो है 2.6 टाइम्स है बेस की। अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं, बेस मैंने ले लिया चलो b, हाइपोटेन्यूज क्या हो गई इसकी 2.6 टाइम्स, हाइट दे रखी है 24, तो मुझे बताना हाइपोटेन्यूज ये क्या होगा। अरे भैया 24 किस किस के साथ ट्रिपलेट बनाता है, क्या आपको याद है क्या? 24 का ट्रिपलेट बनता है, हमें पता है 24, 10 और 26 ट्रिपलेट बनाते हैं या नहीं बनाते? 12, 5 और 13 तो आपको याद ही है, 12, 5 और 13 ट्रिपलेट बनाते हैं, इनका हम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 24, 10 और 30, 26 ये भी ट्रिपलेट बनाएंगे। तो ये सेट कर रहा है, इसका क्या है 2.6 टाइम्स है 10 और 26, क्या वैल्यू आएगी 26। वरना आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएं, अपना सोल्व कर लें इसे पाइथागोरस थ्योरम वाला, तब भी आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलूं आगे, एक और ट्रिपलेट बनता है 24 के साथ 24, 25 और 7 का, ठीक है, तो यहाँ पे 7 लिख देता हूं। वो वाला केस यहाँ पे फिट बैठता नहीं क्योंकि 24 है, 7 का 2.6 टाइम 25 नहीं होता है, तो ये वाला केस बन रहा है। क्वेश्चन में कहता है लेट x क्या है, एक 6 डिजिट का पॉजिटिव इंटीजर है, कुछ इस तरीके से कि यूनिट डिजिट ऑफ x ये भी एक प्राइम नंबर है, एंड अगर x की सभी डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन कर दें तो वो भी एक प्राइम नंबर है। तो कितने ऐसे प्राइम नंबर पॉसिबल हैं, सॉरी कितने ऐसे इंटीजर्स पॉसिबल हैं, या मतलब कह सकते हैं कि x टोटल कितनी वैल्यूज ले सकता है। तो देखो अगर 6 डिजिट का नंबर है x मेरे पास, 1 2 3 4 5 और 6, कहता है इसकी जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, प्राइम। तो यूनिट डिजिट प्राइम के लिए क्या क्या हो सकता है हमारे पास, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है हमारे पास, 5 एक प्राइम नंबर है और 7 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 1 ना प्राइम होता ना कंपोजिट होता, 4 भी नहीं होता, 6 भी नहीं होता, 9 भी नहीं होता, आपका 8 भी नहीं होता, ठीक है, ये वाली वैल्यू हो सकती है, और 0 भी नहीं होता। तो ये अपने आप में अगर इसकी यूनिट डिजिट एक प्राइम नंबर है तो ये क्या वैल्यू ले सकता है, 2 3 5 और 7। आगे हमसे कहता है कि इसके अगर सारे डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दे तो भी प्राइम नंबर बनेगा। तो यहां पे आप देखिए कि यहां पे कौन सी वैल्यू आ सकती है जो रखने पे इनका प्रोडक्ट प्राइम नंबर बन जाए। तो हम कहेंगे सर हमें पता है प्राइम नंबर एक वो संख्या होती है जो खुद से या फिर सिर्फ 1 से कटे। तो इन सब जगहों पे हमें क्या रखना पड़ेगा, 1 1 1 1 1 ही रखना पड़ेगा, तभी तो इन सब का प्रोडक्ट भी क्या होगा, प्राइम होगा, और यूनिट डिजिट भी क्या होगी, प्राइम होगी। तो कितने नंबर पॉसिबल है, पहला तो ये हो गया हमारे पास, दूसरा नंबर होगा ये, तीसरा होगा ये, और चौथा होगा ये, और कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है। तो कितने नंबर्स पॉसिबल हुए टोटल, 4 नंबर्स पॉसिबल होंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो थोड़ा सा लॉजिकल सवाल यहां पे भी एग्जामिनर ने आप लोगों से पूछा। कहता है हमारे पास 12 नंबर्स का जो एवरेज है वो 64 है। 4 नंबर अगर 14 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है फर्स्ट 5 नंबर में से और 12 को ऐड किया जाता है नेक्स्ट 7 नंबर्स के अंदर, तो व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। कैसे सोल्व करेंगे, आप कहेंगे सर 14 को हम 14 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कितने में, पहले 5 नंबर के अंदर, तो टोटल में कितने का चेंज आएगा, 14
-14 इंटू में 5। फिर हम अगले जो 7 नंबर है उसमें 12 ऐड कर रहे हैं, तो 12 को ऐड कर रहे हैं अगले 7 नंबर में, तो टोटल में कितने का चेंज आया, -70 -80 +84, तो +14 का चेंज आया टोटल के अंदर, है ना। अब हमें नया एवरेज बताना, तो जो ये +14 है कितने में बटेगा, टोटल नंबर ऑफ जो लोग हैं वो तो बराबर ही है टोटल, तो मेरे पास टोटल कितने नंबर थे 12, तो ये 14 कितने में बटेगा 12 में बटेगा, तो नेट चेंज कितने का आएगा 14 डिवाइडेड बाय 12, ये इंक्रीज आ जाएगा टोटल एवरेज में, और पहला एवरेज कितना था 64, तो ये सम ऑफ डेविएशन है, उसे नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास मीन डेविएशन आ गया, ये मेरा एज्यूम्ड मीन था या ओल्ड मीन था, इसमें ऐड करके अपना आंसर निकाल लेंगे, ये आएगा 64 प्लस 1.166 65.17 लिख सकते हैं आप। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है मिक्सचर चैप्टर के अंदर। देखो हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे 3 बॉक्स हैं जिनकी कैपेसिटी इतनी इतनी और इतनी दे रखी है। 3 बॉक्स हैं, पहले बॉक्स की कैपेसिटी 208 kg है, दूसरे बॉक्स की कैपेसिटी 312 kg है, और तीसरे बॉक्स की कैपेसिटी 832 kg है। ठीक है, इसके अंदर 3 वैरायटी के वेट मिलाए गए हैं, ये है A1, ये है A2 और ये है A3। ठीक, इन तीनों को मिक्स करके एक बड़े वीट के वेसल में डाल दिया, मतलब इन तीनों वैरायटी के वीट को ना हमने क्या करा, एक बड़ा वेसल लिया, उसके अंदर सारा उडेल दिया। अगर उसके अंदर सारा उडेल दूंगा तो ये इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, मतलब इसके अंदर कितना वीट आ जाएगा, आप कहेंगे सर इन तीनों के सम के बराबर, तो इसके अंदर वीट आ जाएगा 208 प्लस 312 प्लस 832, क्या इतना ही आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर जब इतना वीट जाएगा तो उसके अंदर रेशियो कितना होगा, वीट A1, वीट B1 और वीट C1, ये कितने किस किस रेशियो में होंगे, आप कहेंगे सर जितना जितना क्वांटिटी डाला है, अब मिक्स होके मुझे इंडिविजुअली सेपरेट तो मैं नहीं कर सकता कि कौन सा वीट इसके अंदर कैसा है, लेकिन मुझे उसका रेशियो पता है टोटल के अंदर, A1 इतना होगा, B1 इतना होगा और C1 इतना होगा। क्या रेशियो सेम रहेगा, ओवरऑल थोरली मिक्स हो गया अगर वो इसमें। अब इसके अंदर से अगर मैं क्या करूं, इस थर्ड बॉक्स के अंदर ये वीट डाल दूं, इस थर्ड बॉक्स की कैपेसिटी कितनी है 832 kg, तो जब इसके अंदर वीट जाएगा तो उसमें तीनों मिक्स होके मिलेंगे, इसके अंदर A टाइप का वीट भी होगा, B1 टाइप का वीट भी होगा और C1 टाइप का वीट भी होगा, तो तीनों तरीके के वीट मुझे इसमें मिलेंगे। उनका रेशियो क्या रहेगा, जो इस बड़े बॉक्स में रेशियो है वही रेशियो मेंटेन रहेगा, लेकिन क्वांटिटी कितनी होगी 832, तो हमें बताना है इसके अंदर A1 टाइप का वीट कितना है, तो वो कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे सर रेशियो तो आप यहां से निकाल लीजिए। अगर आप यहां पे काटना स्टार्ट करेंगे, पहले ये तीनों की तीनों वैल्यू 4 से कट जाएंगी, लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट रही हैं, अगर मैं 4 से इसे काटूं तो मेरे पास 52, ये मेरे पास 78 और ये वाली वैल्यू मेरे पास आएगी 208। अगर आप इस वैल्यू को देखें 13 से ये चारों वैल्यू फिर से कट रही हैं, 4 6 और यहां पे 2 से भी कट जाता आगे, वैसे ये 13 से काट दिया मैंने डायरेक्टली, 1 6 और ये आ जाएगा 2 3 और 8। तो अगर टोटल क्वांटिटी मेरे पास कितनी है 13 रेशियो है, तो उसमें A1 कितना होगा 2 रेशियो, तो अब ये टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई 832, ये किसे रिप्रेजेंट करेगा 13 रेशियो को, तो बाय 13, और मुझे A1 टाइप का वीट बताना है तो इंटू में 2, ये मेरा क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। सोल्व कर लेंगे, 13 से काटूंगा इसे तो क्या वैल्यू आएगी 6 जा 4, 64 इंटू में 2 128 kg। तो जो थर्ड वेसल में अगर हम ये सारा का सारा कंटेंट डालते हैं तो उसके अंदर वेट A1 टाइप का वेट कितना होगा 128 kg। ये पूरा बेसिक से मैंने समझाने के लिए डायग्राम वगैरह से समझाया। एग्जाम बेस्ड अप्रोच समझ लो इसकी क्या है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको कैसे करना है। आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ा, आपने कहा 3 तरह के वीट्स हैं, इन्हें मिक्स कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद एक जिस वेसल में डाला गया वो वाला थर्ड टाइप का वेसल है जिसकी कैपेसिटी इतनी थी, अगर उसमें A1 बताना है तो मेरा आंसर होगा थर्ड वेसल की कैपेसिटी कितनी है 832। तीनों टाइप के मिलाए गए अगर इसके अंदर वेट
तो उनका कंबाइंड टोटल कितना होगा 208 प्लस 312 प्लस 832 और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे क्या A1 टाइप का वेट कितना है डेट इज 208। एग्जाम में करते तो हम डायरेक्टली सिर्फ ये वाली वैल्यू लिखता मैं, ये सारा का कुछ दिमाग लगाने की मुझे जरूरत नहीं थी। अगर यहाँ पे मुझसे पूछ लेते ये वाले टाइप का वेट कितना होगा तो मैं यहाँ पे 208 की जगह इसे मल्टीप्लाई करता। हमसे पूछ लेते C1 टाइप का वेट कितना होगा तो मैं इसे मल्टीप्लाई करते थे 208 के लिए। ये वो है फाइनल वेसल जिसके अंदर हमने सारा की सारी क्वांटिटी डाली। ये वो है टाइप ऑफ वेट जो हमें चाहिए और ये है सम ऑफ ऑल दी वेसल्स। क्लियर है? अगला सवाल हमारे पास ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट पढ़ते हैं हम, उस पर ही बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास एक नंबर है कुछ इस तरीके से PQR 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 PQR। आप देखिए यहाँ पे PQR 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 क्या हो रहा है 4 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये एक 12 डिजिट का नंबर है कुछ इस तरीके से। PQR नेचुरल नंबर है। ठीक, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग n कि n डिविजिबल है 91 से। n को अगर 143 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। n हमेशा डिविजिबल है किससे 6 से और 1001 एक फैक्टर होगा n का। ये 4 चीजें हमें दे रखी हैं, तो कैसे करें इस क्वेश्चन को सोल्व। अब देखो जब भी इस तरीके का सवाल आए सबसे पहली चीज तो आपके पास क्या होगी, आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू मान लो। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा है नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 कहां तक दे सकते हैं 9। PQR की कोई भी वैल्यू आप अपनी मर्जी से मान सकते हैं। तो अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं पता, कुछ नहीं आता एग्जाम में, आपको इससे रिलेटेड कुछ नहीं पता, तो लॉजिकल तरीका क्या होगा कि आप इसकी वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी मान लेंगे। अगर कुछ भी वैल्यू माननी है तो आप क्या करेंगे सर PQR को सबको 1 कर देंगे। तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बार 1 लिख दिया। अब देख लो इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन कौन सी नहीं। पहले कहा कि भैया ये 6 से हमेशा डिविजिबल होगा, हमें पता लास्ट डिजिट 1 है, ओड है, 6 से तो डिविजिबल हो ही नहीं सकता, कट गया। ठीक है, अब आप ये चेक कर लीजिए कि क्या ये 91 से कट रहा है। अगर ये वाली वैल्यू 91 से कट रही है इसका मतलब डिविजिबल है, चांसेस बन गए। ये वाली वैल्यू 1001 से काट के देख लीजिए, अगर कट रही है तो ये भी चांसेस है कि ये भी सही हो जाए हमारा। और फिर 143 से डिवाइड करके देख लीजिए रिमाइंडर 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो काफी हद तक मदद मिल जाएगी, उसके बाद आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अगर हो रही हैं चीजें तो 100% श्योरिटी नहीं मिलेगी क्योंकि एक वैल्यू रख के देख रहे हैं। ठीक, ये हो गया इसका बेसिक तरीका। तो मैंने इससे भी कहा तो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब मैं डायरेक्टली कंसेप्ट पे लेके चलता हूं आपको कि कंसेप्ट क्या कहता है। सबसे पहले आपको हम नंबर सिस्टम में पढ़ाते हैं 1001 का डिविजिबिलिटी रूल। 1001 क्या होता है, ये होता है 7 इंटू में 11 इंटू में 13। क्या ये चीज समझ में आ गई? 1001 होता है मेरे पास 7 इंटू में 11 इंटू में 13। ठीक, अब इसी से आप और क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। आप ध्यान देंगे अगर मैं पेयर्स बनाना स्टार्ट करूं, 7 को अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आता है 91। 7 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 77 आता है। 11 को 13 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आता है 143। तो जो वैल्यू मेरी 1001 से कटेगी क्या वो 143 से भी कटेगी, वो 77 से भी कटेगी और वो 91 से भी कटेगी। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आई? ठीक है, अगर ये वाला तो खत्म, मुझे पता चल गया कि 3 तो रॉन्ग है ही है, तो यहाँ पे 3 वाला तो केस कट ही जाएगा कि कौन कौन से ऑप्शंस सही है। तो ये कट गया, ये कट गया। अब या तो 3 वाला ये भी कट गया, तो आंसर केवल 1 तथा 4 यही सही होना चाहिए। ये मैंने क्वेश्चन में जैसे ही अपने हिसाब से वैल्यू रखी तो मुझे समझ में आ गया कि 6 से नहीं कटेगा, मेरा क्वेश्चन का आंसर वहीं हो चुका था। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी एग्जामिनर ने समझदारी से नहीं रखे, समझदारी से रखता तो क्वेश्चन को मुझे सोल्व करने में थोड़ा टाइम भी लगता, लेकिन ये तो 6 से ही हो गया, वो डायरेक्टली हमें दिख भी रहा है। बाकी दूसरी चीज अब आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूं ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है कि 1001 इसका एक फैक्टर होगा, तो पक्की बात है कि ये वाली वैल्यू मेरी इससे भी डिविजिबल होगी। तो ये दोनों तो साथ में चलेंगे चलेंगे। अगर ये वाली 4th स्टेटमेंट ट्रू होती है तो 1 भी ट्रू होगी होगी, और ये वाली ट्रू हो नहीं सकती क्योंकि अगर 1001 फैक्टर हो गया तो
ये वाली वैल्यू 143 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 1 दे ही नहीं सकती। तो ये कह सकते हैं हम या तो स्टेटमेंट 1 ट्रू होगी या फिर 4 होगी। ठीक है, अगर 1 ट्रू हो, सॉरी सेकंड अगर ट्रू हो गई तो फोर्थ कभी भी ट्रू नहीं हो सकती, अगर फोर्थ ट्रू हो गई तो सेकंड ट्रू नहीं हो सकती। तो इससे भी एग्जाम में हम काफी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हैं अगर एग्जामिनर समझदारी से ऑप्शन बनाता। ठीक, तो पहले तो हमारा हो चुका है। बाकी मैंने एक चीज आपको और बताई और मैंने कहा ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स हो जाएगी अगर इससे कट रहा है। चलो अब सोल्व करते हैं। 1001 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में हो ए बी सी, मतलब स्टार्टिंग की 3 डिजिट और लास्ट की 3 डिजिट अगर इस फॉर्म में आ जाती हैं तो वो 1001 से कटता है। ठीक है, ये हम कंसेप्ट बहुत बार पढ़ते हैं। और अगर ऐसा कुछ हो गया तो 1001 से कटा तो इससे भी कटेगा, इससे भी और इंडिविजुअली इससे भी कटेगा। अगर कोई वैल्यू इस फॉर्म की है, अब इसे एबीसी लिखा, मैं इसे एक बार और लिख दूं एबीसी 12 डिजिट का नंबर बना दिया। तो आप कहेंगे सर जब ये वाली वैल्यू मेरी कट गई 1001 से तो क्या ये वाली वैल्यू 1001 से नहीं कटेगी? बिल्कुल कटेगी। ये भी कट गई इंडिविजुअली, ये भी कट गई, वरना इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता था? आप कहते हैं सर ये एबीसी, इसके बाद 6 जीरो लगा दो, 3 4 5 6 और प्लस एबीसी, यही तो नंबर बनेगा। तो ये भी कट रहा है मेरा इससे, ये भी कट रहा है, तो मेरे पास पूरा नंबर क्या होगा? कट जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? ये वाली वैल्यू मेरी 1001 से कटेगी। अगर कटेगी तो इससे भी कटेगी और इससे रिमाइंडर 1 नहीं मिलेगा क्योंकि रिमाइंडर 0 मिलेगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बताइए। और ये कैसे हम निकालते हैं कि क्या क्या वैल्यू होंगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर मेरे पास 101 है तो मेरे पास इससे कटने वाली जो भी संख्याएं होंगी, जो भी संख्या इस तरह की होंगी, ठीक है, ए बी, इस सीक्वेंस में जितनी भी संख्या चलती रहेंगी मेरी, वो सारी की सारी संख्या इससे कटेंगी। ठीक है, ए बी मतलब 4। इस फॉर्मेट में जितनी भी संख्या होंगी, 1001 होगा तो ए बी सी, जो भी इस टाइप की संख्या होंगी सारी इससे कटेंगी। 10001 होगा तो ए बी सी डी, ये सारी की सारी संख्या इससे कटेंगी। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा फॉर्मेट होता है, इससे हम डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाते हैं। जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो सारे कंसेप्ट उनके रिवाइज भी हो गए होंगे। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी क्लास में पहले भी देख चुके थे। किसी की कोई क्वेरी है किसी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। देखिए इसे एक बार अच्छे तरीके से। बाकी कंप्लीट तैयारी के लिए आप आरबी एप्लीकेशन को यूज कर ही सकते हैं।